मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि वह जानता था कुछ चीजें वक्त मांगती हैं, और जब उसके भीतर की ब्लड लाइन जागेगी वो पल सच में चौंका देने वाला होगा। अनंतगिरी कस्बे के दरवाजे पर पहुंचकर ध्रुव रुका। तुम दोनों की चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। एक दिन यहीं आराम करते हैं और फिर कल महाविद्यालय वापस चलेंगे। वहीं सराय की खिड़की के पास एक फटी पुरानी धोती पहना आदमी भाले के सहारे बैठा था, वही जगह जहां पहले एफिरा बैठी। अब उसी जगह पर उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। वो बड़बड़ाया, मेरी नन्ही परी कहाँ चली गई तू? तपती दोपहर में जैसे ही ध्रुव कस्बे की भीड़ भाड़ भरी सड़क पर दिखा, भले वाले आदमी की आंखों में ठंडक उतर आए और उनमें घातक चमक दिखी। जल्दी जाओ और चाचा के महल में खबर दो, उसने घबराकर अपने साथियों से कहा। पिछली बार वह ध्रुव के हाथों पिट गया था, इस बार वह हिसाब बराबर करना चाहता था। उसे पूरा यकीन था अब की बार वह ध्रुव को बच निकलने नहीं देगा। दूसरी ओर, पहले कुछ खा लेते हैं, भूख से जान निकली जा रही है। ध्रुव आराम से सराय में दाखिल हुआ और बोला, सबसे बढ़िया खाने की चीजें ले आओ। उसी समय वो भाले वाला आदमी एस्पीरा के पास जा पहुंचा और बनावटी चिंता जताई। छोटी सुंदरी, उस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? एस्पीरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तेरी शक्ल इतनी खराब है कि भूख ही मर जाए, निकल यहां से एक ही थप्पड़ में। वह आदमी सराय से बाहर सड़क पर जा गिरा। चेहरा धूल में रगड़ता हुआ ध्रुव ने उसके बाकी आदमियों की ओर देखा और शांत लहजे में बोला, तुम लोग खुद जाओगे या फिर मुझे भेजना पड़ेगा? उसके लिए हमला करना जैसे सांस लेना हो। उसने उस आदमी को पलटने तक का मौका नहीं दिया। बचे हुए आदमी कुछ करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सके। भले ही वह कस्बे के गुंडे थे, लेकिन सामने जो खड़ा था वह कोई आम इंसान नहीं था। कुछ ही पल में खिड़की से एक एक कर सब गुंडे बाहर फेंक दिए गए। उनमें से एक तो उसी भाले वाले आदमी पर आ गिरा। हाय, कमर टूट गई। ध्रुव ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया, सीधे सेवक की तरफ देखा। खड़ा क्या है, खाना लाओ, भूख से बेहाल हूं। सेवक कांपते हुए चिल्लाया, जल्दी करो, जल्दी, इस महानुभाव के लिए खाना लाओ। वह भी ध्रुव से डर गया था। कुछ ही देर में सराय पूरा खाली हो चुका था। जो भी ग्राहक थे वह सब जान गए थे कि जिस पर ध्रुव ने हाथ उठाया है वह और कोई नहीं बल्कि अनंतगिरी कस्बे के नगरपाल का भतीजा है। नगरपाल कोई आम इंसान नहीं था, उसके पास अपनी सेना थी और जो कोई भी उससे टकराता वह उसकी नस्लों तक को खत्म कर देता था। कुछ बुजुर्गों ने ध्रुव को टोकने की कोशिश की, बेटा अब खाना छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ, देर करोगे तो जान बचानी मुश्किल होगी। आजकल के लड़के सोचते नहीं, बस वार कर देते हैं। ये उम्र ही ऐसी होती है, मुसीबत बुला लेते हैं। ध्रुव बस हल्का सा मुस्कुराया। 5 दिन समुद्री लहरों से जूझने के बाद अब पेट की आवाज सबसे ऊंची थी। भले आसमान ही क्यों ना गिर जाए, वो खाना तो खाएगा ही। एस्फीरा और रीवा को भी अब ताकत बहाल करनी थी और ताकत का सबसे सीधा जरिया था अच्छा खाना। बुजुर्गों को उसकी बेफिक्री देखकर चिंता तो हुई, लेकिन फिर वो वहां ज्यादा देर रुके नहीं और चुपचाप सराय से निकल गए। बाहर जैसे ही उस भले वाले आदमी को होश आया, वो जोर से चिल्लाया, तू आज मरेगा कमीने। मेरी औरत पर हाथ डालने से पहले सोच तो लेता कि मैं कौन हूं। उसकी बात अधूरी ही थी कि ध्रुव ने मुंह से निकली मुर्गे की हड्डी उठाई और उंगलियों से उसे उसकी ओर उछाल दिया। हड्डी सीधी जाकर उस आदमी के मुंह में घुस गई और वह फिर से जमीन पर लौट गया। ध्रुव की आवाज आई, अगर फिर से तेरी आवाज भी सुनाई दी तो हड्डियां नहीं, कुछ और उड़ेगा। उसने फिर से मांस का टुकड़ा उठाया और जल्दी चबाने लगा। वाह, मजा आ गया। इस दौरान सराय के एक कोने के बंद कमरे में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, सम्राट प्रणाक, क्या यही है वह लड़का ध्रुव शौर्य? वह जानते थे कि ध्रुव जरूर अनंतगिरी कस्बे में आएगा, इसलिए पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। रणाक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वह पूर्वज चंद्र नेत्र का आदरणीय अतिथि है। इसके बाद उसने अपना दाया हाथ उठाया और बोला, उसे सुराही बढ़िया मदिरा भेजो। हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। उसके सामने बैठे आदमी ने सुराही ली और पूछा, सम्राट, यह कौन सी मदिरा है? रणाक के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। मतभग्न मदिरा आदमी थोड़ा काम कांपा, फिर जोर से हंसा। समझ गया। उसके बाद वह मदिरा खुद नहीं ले गया, बल्कि पिछवाड़े से एक सेवक को बुलाया और उसे देने को कहा, क्योंकि जहां मांस है वहां शराब होनी ही चाहिए, वरना दावत का मजा ही क्या। कुछ देर बाद जैसे ही ध्रुव ने खाने के साथ मदिरा पान का मजा लेना शुरू किया, अचानक ही सिस्टम की आवाज गूंज उठी। ध्रुव को भली भांति पता था यह सिस्टम बिना वजह सक्रिय नहीं होता। इतने वर्षों के अनुभव ने उसे यह बात सिखा दी थी। मतभग्न मदिरा की 10वीं सुराही भी उसके पेट में उतर गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर बस और भारी हुआ और नशा 100% तक पहुंच गया। 11वीं सुराही भी उसने बिना हिचक पी ली। तभी बधाई हो ध्रुव, तुम्हारा नशा स्तर 200% तक पहुंच गया है।
बधाई हो ध्रुव, तुम्हें नशा संत की उपाधि प्राप्त हुई है। इसके साथ 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 8000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें एक नशेड़ी चाल तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? ध्रुव ने एक गहरी सांस ली, जैसा सोचा था। अब उसके सिर के ऊपर एक आभासी चिन्ह चमक रहा था। नशा संत सीखना चाहता हूं। ध्रुव ने बिना देर किए आदेश दिया। तभी उसे एक झटका लगा और पल भर में उसकी चेतना स्थिर हो गई। शरीर सामान्य व्यक्ति जैसा शांत, लेकिन भीतर नशे की रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर चुका था। बाहर से कोई भी देखे तो यही कहे कि वह बिल्कुल सामान्य है। वृणाक के आदमी ने धीरे से कहा, सम्राट, वो लड़का तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आपकी मदिरा में कुछ गड़बड़ है क्या? असंभव। रणाक झटके से खड़ा हो गया। हर सुराही मैंने खुद ने बनाई है। एक बार में बस एक प्याला पीना चाहिए, और वह एक के बाद एक सुराही पी गया। मरता नहीं तो कम से कम 10 दिन तक तो बेसुध रहना चाहिए था। आदमी ने पूछा, तो फिर वह अब भी होश में कैसे है? रणाक को समुद्र की सतह पर हुआ वो दृश्य याद आया जब 14 ड्रैग्स की ऊर्जा ध्रुव के शरीर में समा गई थी। जरूर उन्हीं ड्रैगनों की शक्तियों ने मदिरा के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया होगा। ठीक है, वह गरजा, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उसे जबरदस्ती वेतालगढ़ ले जाना पड़ेगा। हालांकि उसका मन कांप रहा था। उसे वह दृश्य याद था, 14 ड्रैगनों का शरीर में प्रवेश। उसकी रीढ़ में एक सर्द सी से हरण दौड़ गई। क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? इसी बीच अनंतगिरी कस्बे की गलियों से एक के बाद एक विस्फोट जैसी आवाजें गूंजने लगी। यह नगरपाल की सैन्य टुकड़ी थी जो तेजी से सराय की ओर बढ़ रही थी। जमीन पर पड़ा दर्द से कर रहा भले वाले आदमी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका सारा दर्द गायब हो गया और चेहरे पर घमंडी मुस्कान लौट आई। वह तेजी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, वह अंदर है चाचा जी, यही है वो। मैं इसे खत्म करना चाहता, लेकिन तभी हवा को चीरती हुई एक हड्डी आई और सीधे उसके गले में धंस गई। तुरंत उसके मुंह से खून की धारा फूट पड़ी। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा और कुछ झटकों के बाद शांत हो गया। एक ही बार में उसका खेल खत्म हो चुका था। सिस्टम की आवाज गूंजी, लेकिन ध्रुव ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके भीतर हल्की सी हैरानी उठी। ओह, तो इस निशासन की उपाधि से ताक भी बड़ी है। वो वार उसकी सामान्य शक्ति से कहीं ज्यादा घातक था। जब मोटे नगरपाल ने अपने भतीजों को जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़े देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया और वो गरजा, इस कमीने को खत्म कर दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उसी समय सराय के भीतर एस्फीरा अचानक कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही रीवा भी उठ गई। ध्रुव के होठों पर एक धीमी मुस्कान उभरी। वह बोला, तुम लोग आराम से खाओ, मैं अभी अपनी नई सीखी हुई तकनीक की ताक आजमा कर आता हूं। बोलते ही ध्रुव की देह झिलमिलाई और इससे पहले कि नगरपाल के सैनिक सराय में घुसते वो दरवाजे की ओर लपक पड़ा। नशेड़ी चाल तकनीक, जो भी सैनिक सामने आया सब एक ही झटके में हवा में उड़ते चले गए। ध्रुव का शरीर इस तरह हिचकोले खा रहा था मानो नशे में धुत शराबी। लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त मुक्का सामने वाले सिपाही के सीने में जा धंसता। उस एक मुक्के में उसकी पूरी शक्ति की समाहित थी शरीर की गति, ऊर्जा की दिशा और हवा को चीरती हुई घातक मार। एक सैनिक सैकड़ों फीट दूर जा गिरा। उसके सारे अंदरूनी अंग चितड़े चितड़े हो गए। सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो ध्रुव, तुमने नगरपाल के एक सैनिक को मारा है। तुम्हें 1000 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। ध्रुव ने सिर झटकते हुए फिर मुक्का चलाया और एक और सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। बधाई हो ध्रुव, तुमने नगरपाल के एक सैनिक को मारा है। तुम्हें 1000 एक्सप पॉइंट्स, 9 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। भले ही ध्रुव 8वें लेवल का रक्तवीर हो, पर नशेड़ी चाल तकनीक के प्रभाव में उसकी सारी शक्तियां सिर्फ मुक्के में इकट्ठा थीं। तो भला वो शून्यवीर स्तर के सैनिक उसके सामने कैसे टिकते? कुछ ही देर में सराय के सामने की सड़क पर लाशों का ढेर लग गया और ध्रुव की लड़खड़ाती चालों के बीच वह इधर उधर वार करता रहा। सराय के एक निजी कक्ष में रीछ जैसे शरीर वाला राक्षसी योद्धा चुपचाप इस दृश्य को देख रहा था। उसके होठों से आवाज फूटी, सम्राट, क्या आपकी मदिरा वाकई ताक बढ़ा देती है? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। रणाक के चेहरे पर कसली मुस्कान उभरी। चुप हो जा, मुझसे कुछ मत पूछ। वह खुद उस मद से अनजान था। वह मदिरा उसने खुद के हिसाब से बनाई थी, मगर उस नशेली चाल तकनीक के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। ध्रुव को खून खराबे में व्यस्त देखकर रणाक ने नीचे बैठी एस्फीरा और रीवा की ओर इशारा किया। कारम, जाओ, मौका अच्छा है, दोनों लड़कियों को पकड़ लो। कारम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सम्राट, आप पहले जैसे नहीं रहे। मुझे तो आपने कभी वह मदिरा नहीं। रणाक चीखा, बकवास बंद कर, काम कर।
और हाँ, उनमें से एक एस्फीरा है, दारकाश की गोद ली हुई बेटी। जरा संभल कर उसे नुकसान मत पहुंचाना। हो सकता है आगे चलकर वही तुम्हारी महारानी बने। दूसरी ओर सड़क पर ध्रुव बिना किसी विशेष तकनीक के पागलों की तरह वार करता रहा। नशेड़ी चाल तकनीक की खूबी ही यही थी। कोई इसे समझ नहीं सकता था। सामने से जितने भी सैनिक आए वह समझ ही नहीं पाए कि उन्हें कैसे मारा जा रहा है। कभी ध्रुव फिसलकर नीचे से वार करता, कभी हवा में लहराता हुआ आता। उसका वार इतना तेज और बेतुका था कि कई सैनिक वार करने से पहले ही मर चुके होते। इसके बाद ध्रुव की नजर मोटे थुलथुले नगरपाल पर पड़ी। तो तू ही था जो मेरे टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा था। नगरपाल कांपता हुआ पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उसके पास अंगरक्षक नहीं बचे थे, बस पसीना था जो उसके चेहरे से छू रहा था। लड़के, उसकी आवाज फटी हुई थी। यह अनंतगिरी कस्बा है, अंधकार लोक की भूमि। यहाँ ऊधम मचाएगा तो पूर्वज चंद नेत्र तुझे नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव ने गर्दन घुमाई, जैसे किसी मक्खी की भनभनाहट सुन ली हो। अरे यार, तेरी बकवास सुनकर सिर दर्द हो रहा है। चल, तुझे भी एक्सपी पॉइंट्स मैं बदल देता हूँ। एक ही पल में कोई चेतावनी नहीं, कोई दिखावा नहीं। वो किसी पतंगे की तरह उसके सामने पहुंच गया और फिर मुक्का सामने, खोपड़ी पीछे, खून की बौछार हवा में। नगरपाल का सिर किसी तरबूज की तरह फूट गया। बधाई हो ध्रुव, तुमने अनंतगिरी कस्बे के नगरपाल को मारा है। तुम्हें 12,000 एक्सपी पॉइंट्स, 200 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें एक स्वर्ण तारा मिला है। ध्रुव ने उस स्वर्ण तारा को देखा और होठ सिकुड़ते हुए बोला, बस एक साला गरीब कहीं का अंडस को। लेकिन उसी वक्त उसे कुछ महसूस हुआ। उसे लड़ने में इतना मजा आ रहा था कि वह एक जरूरी बात भूल ही गया कि एस्फीरा और रीवा पीछे रह गई थी। होश आया तो देखा वह दोनों सड़क के किनारे खड़ी थी, दो खतरनाक राक्षसों की गिरफ्त में। और फिर उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखी। उनके बगल में रीछ जैसे शरीर वाला वही राक्षसी योद्धा था जिससे वह पहले भी शापित नगरी में मिल चुका था। कारम मुस्कुराते हुए बोला, तो हम फिर मिल गए। ध्रुव की भौहें तन गईं। उसकी नजर एस्फीरा और रीवा पर गई और एक झटके में उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें छोड़ देता। कारम शांत स्वर में बोला, चिंता मत कर, हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर हमारे पूर्वज तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो तो मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि इन्हें कुछ नहीं होगा। एस्फीरा ने फौरन कहा, ध्रुव, तुम नहीं जा सकते। रीवा ने भी कसम साकर कहा, भाई मत जाना। कारम मुस्कुराया पर आंखें संकुचित हो गईं। यह दोनों तुम्हारी खास है ना? क्या तुम चाहोगे कि यह यहीं मर जाएं? ध्रुव की आंखों में ठंडी आग जल उठी। मुझे धमका रहे हो? उसके मन में सवाल उठे। पश्चिमी अंधकार लोक का पूर्वज मुझसे मिलना चाहता है। क्या यह बदले की बात है? नहीं, अगर वह सचमुच बदला लेना चाहता तो खुद आता, किसी को भेजता नहीं। लेकिन ध्रुव की सोच से परे यह पूरी बात उसकी सहन सीमा को लंघ चुकी थी। वो नशे में धुत था और नशे में उसका धैर्य भी पतला हो चला था। कारम एक पल को हड़बड़ाया। उसे याद था कि शापित नगरी में ध्रुव ने कैसे एक हथेली से विनाश मचा दिया था। उसे एक बार की याद से उसकी रीढ़ अब भी सहर उठी। वो जल्दबाजी में बोला, धमकी नहीं है यह, पर अगर हम तुम्हें आमंत्रित करते तो तुम आते नहीं, तो हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ध्रुव और पूर्वज भी नहीं, वरना जब तुम अनंत सागर में थे तभी हमला हो चुका होता। लेकिन ध्रुव का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसकी आवाज भारी और कड़वी हो गई। उन्हें छोड़ दो। कारम कांप उठा। वह जानता था कि अगर ध्रुव ने कुछ भी किया तो उसकी हड़चाल ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन अगर उसने सम्राट के आदेश की अवहेलना की तो दंड भीषण होगा। वह तुरंत रीवा के पास गया और उसकी ओर अपनी तीव्र आभा छोड़ते हुए बोला, तुम बहुत ताकतवर हो ध्रुव, लेकिन मेरी रफ्तार से तेज नहीं। मैं किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर अगर तुमने जरा सा भी चुप की तो यह फूल मुरझा जाएगा। उसकी आभा भयंकर थी, जैसे कोई आदिम राक्षस मुंह खोले खड़ा हो। पलक झपकते ही रीवा मर सकती थी। रीवा चिल्लाई, बड़े भाई, हमारे बारे में मत सोचो, भागो यहां से। उसके मन में साफ था, राक्षसी पूर्वज एक भीषण शक्ति है और अगर ध्रुव उसके पास गया तो लौटेगा नहीं। उसके लिए अच्छा यही होगा कि वह बचे, भले ही उसकी जान चली जाए। ध्रुव के दांत भी गए, उसकी नसें फड़क रही थी। वो चाहता तो एक ही झटके में उन सभी राक्षसों को खत्म कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि इसमें रीवा की जान चली जाएगी। उसे रीवा को सप्तचक्र महाविद्यालय वापस ले जाना था। वो उसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था। उसने अपनी आभा को धीमा किया, लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, इन्हें छोड़ दो। कारम की जान में जान आई। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। अगर ध्रुव ने हमला कर दिया होता तो रीवा मरती और शायद वह खुद भी बचता नहीं, पर इस बार वह जीत गया था। उसने मन ही मन कहा, ध्रुव, यही है तुम्हारी कमजोरी,
लेकिन फिर भी उसने सावधानी बरती। उसने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम वाकई चलोगे? ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। मैं जो कहता हूं निभाता हूं। अगर कहा है कि चलूंगा तो चलूंगा, लेकिन मेरे शब्द की भी एक सीमा है। अचानक वातावरण ठहर सा गया। ध्रुव के शरीर से इस कदर खूनी आभा फूटी जैसे पल में सभी को चीर देगी। कारम कांपते हुए बोला, अब और नहीं सह सकता। लेकिन उसे वृणाक ने आदेश दिया था कि एस्फीरा और रीवा को हर हाल में रोक कर रखे। पर ध्रुव की आभा इतनी भारी थी कि उसकी आत्मा डगमगाने लगी और आखिरकार उसने कहा, एक को छोड़ते हैं। इतना कहकर उसने एस्फीरा को ध्रुव की ओर धकेल दिया, लेकिन जैसे ही एस्फीरा ध्रुव के करीब पहुंची, उसने सीधे उसकी गर्दन पर वार कर दिया। ध्रुव के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हुआ। क्या एस्फीरा ने उसे धोखा दे दिया था? उसका दिमाग सुन पड़ था और आंखें धुंधली होने लगी। लेकिन तभी जब उसकी आंखें बंद होने लगी, उसे जो आखिरी नज़ारा दिखा, उसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। एस्फीरा के कंधे पर कोई अजनबी हाथ था और उस हाथ का मालिक मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ उसकी बिछाई बिसात पर हुआ हो। ध्रुव के भीतर सन्नाटा फैल गया तो यह सब पहले से रची गई एक साजिश थी। अचानक एक कंपन की लहर ध्रुव के मस्तिष्क के भीतर दौड़ी, मानो किसी ने भीतर से उसकी चेतना को बुरी तरह झंझोर दिया हो। उसकी पलकों में हरकत हुई और आंखें एक झटके में खुल गईं। कुछ पल तक उसे अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ है या कितनी देर से अचेत था। उसकी चेतना लौट आई थी, लेकिन सबसे पहले उसने यही जांचा कि उसकी ऊर्जा प्रवाह सामान्य है या नहीं, और राहत की बात यह थी कि सब कुछ सामान्य था। अब उसका ध्यान उस जगह पर गया जहां वह खड़ा था। यह कोई सामान्य कक्ष नहीं था। यह एक विशाल और भव्य राक्षसी सभा हॉल था, जिसकी दीवारें घने धुंध और हल्की लपटों से ढकी थीं। दोनों ओर कतार में पत्थर की भव्य मूर्तियां खड़ी थीं। हर मूर्ति एक ऐसे राक्षस की थी जो कभी अराजकता का प्रतीक रहा था, लेकिन अब उसे शौर्य वंश की शक्ति ने लाखों वर्षों के लिए सील कर दिया था। लेकिन उसका ध्यान जल्द ही ऊपर खींच गया। सभा हॉल के उच्चतम शिखर पर, जहां धुंध सबसे गहरी थी, वहां एक दिव्य और भव्य मूर्ति थी। चंद्र नेत्र की पश्चिमी राक्षसों का पितामह। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा वैसा ही था जैसे किसी गहन ध्यान में डूबा कोई जागृत योगी हो। तभी एक आवाज गूंजी, गंभीर गहराई से भरी और आत्मा को थर्रा देने वाली, जाग गए हो। ध्रुव उठा और उस विशाल मूर्ति की ओर देखकर बोला, क्या तुमने कुछ कहा? उसी पल मूर्ति के चारों ओर की धुंध धीरे धीरे सिमटने लगी। वह एक बिंदु पर आकर केंद्रित हुई और फिर आकार लेने लगी। एक मुखमंडल उभरा, वही चेहरा, वही ललाट, वही तीसरी आंख जो मूर्ति पर थी, पर अब वह जीवित प्रतीत हो रहा था। मैं पश्चिमी राक्षस पूर्वज हूं, उस धुंध ने कहा। ध्रुव ने ठंडी सांस ली। पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन इतनी मशक्कत से मुझे यहां लाए हो तो साफ साफ बोलो, मकसद क्या है? चंद्र नेत्र मुस्कुराया, तुम सीधापन पसंद करते हो, यह अच्छा है। तुम्हें मेरे लिए काम करना है, बदले में मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ। ध्रुव को यह सुनकर हंसी आ गई। मुझे काम पर लगाने का यही तरीका है, यह दिखाकर कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। सीधे मुद्दे पर आओ, मौत से बचा सकता हूँ। ध्रुव की जिंदगी कभी किसी और के रहमोकरम पर नहीं रही थी, लेकिन अभी उसके पास उसकी सबसे घातक तकनीकों, सुपर सोल मोड और सोमसूत्र को उपयोग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी, वरना वह बता देता कौन उसकी जिंदगी के बदले उससे दांव लगाता है। और अगर इस कथित पश्चिमी राक्षस पूर्वज का असली रूप सामने होता तो ध्रुव फिर भी कुछ करने की सोचता। वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, और वैसे भी जो राक्षसी पूर्वज सील तोड़े घूम रहे थे, उन्हें कभी शौर्यवंश ने कैद किया था। वह ध्रुव से नफरत करते थे और कोई मौका नहीं छोड़ते। उसे मौत से बचाने का वादा बच्चों को बहलाने के लिए अच्छा बहाना था। चंद्रनेत्र ने शांत स्वर में कहा, तेरे शौर्यवंश ने मुझे और मेरे अनेक योद्धाओं को सील किया था, लेकिन मैं इस बदले की आग को मिटा सकता हूँ, बशर्ते तू मेरी बात माने और मेरे लिए ड्रैगन क्षेत्र खोले। ध्रुव हंसा, अब आ रहे हो असली मुद्दे पर। लेकिन तुम किस आधार पर सोचते हो कि मैं ड्रैगन क्षेत्र खोल सकता हूँ? क्या तुम्हें पता भी है कि वहां क्या है? चंद्रनेत्र ने कहा, तू वही है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। केवल शौर्य वंश का वारस ही ड्रैगन क्षेत्र को खोज सकता है और उसे खोल सकता है। यह भविष्यवाणी लाखों साल पुरानी है। जहां तक खजानों की बात है, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन सुना है कि वहां ड्रैगन लोक के दिव्यास्त्र छिपे हैं और कुछ तो अमृत्व की गुप्त विधियां भी है। अब तक कोई उस जगह तक नहीं पहुंचा है, इसलिए कोई पक्की बात नहीं कह सकता। उसने झूठ नहीं कहा था जब शौर्य वंश ने उसे सील किया था, और अब जब वह उस सील से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि शौर्य वंश कोई बहुत गहरा खेल खेल रहा है, और इस पूरे खेल का केंद्र यही लड़का ध्रुव था, एक रक्तवीर स्तर का लड़का। आखिर वह क्या बदल सकता था? लेकिन सारी दुनिया उसकी उपस्थिति से हिल रही थी। हर तूफान का केंद्र वही था।
चंद्रनेत्र अगर सचमुच अजय बनना चाहता था तो उसे एक ही रास्ता दिखाई